देखो मैंने आपको कुछ एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कराए थे और कुछ कहा था सोच के आना, उसी को फिर यहाँ कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन 1 फंक्शन फ्रॉम द सेट ए बी सी डी टू द सेट 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कह रहा है ए बी सी डी और 1 2 3 4 5, है ना, इस फंक्शन की बात हो रही है। अब कह रहा है द प्रोबेबिलिटी, अच्छा हमने यूजुअली क्या देखा, जो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस है, नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन जिनमें सैंपल स्पेस में दिक्कत नहीं आ रही है उनकी बात हो रही है। अच्छा दिक्कत आई तो क्या करेंगे, वो लास्ट क्लास में हमने देखा, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जहां सैंपल स्पेस सोचने में दिक्कत नहीं आ रही वहां क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ते ही एक्सपेरिमेंट फील हो रहा है, एक्सपेरिमेंट फील होते ही सैंपल स्पेस फील हो रहा है, फिर जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो इवेंट हो गया। यही सीक्वेंस में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे यहां कहा कि रैंडमली चोजन 1 फंक्शन, तो रैंडमली चोजन 1 फंक्शन, इस सिनारियो को ऑलवेज कैसे सोचोगे, अपने पास 5 किताबें हैं 4 लोग हैं, 5 किताबें हैं 4 लोग हैं, है ना। हम ये किताबें 4 लोगों में कैसे दें सच दैट हर बंदे को एक किताब मिले, हर बंदे को, तभी तो 1 होगा। तो हर बंदे को एक किताब मिले, तो यहां पर अगर हम बात सैंपल स्पेस की करेंगे तो क्या हो जाएगा 5C4, ठीक है ना, और इनटू, अच्छा चोजन है, ठीक है ना, अरे चोजन है, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन 1 फंक्शन फ्रॉम द सेट टू द सेट दिस, ठीक है ना। तो अच्छा रोटेट होगा ना, हाँ ठीक है, ठीक है, 5C4 इंटू 4, कोई 4 चुन लिया इधर से, है ना, और उसको चारों ABCD में घुमा दिया, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है कि सेटिस्फाइज दिस, ठीक है ना। तो सेटिस्फाइज दिस में अब इसमें अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे सोचे। तो ये सब पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, हमने लास्ट क्लास में भी 3-4 किए, है ना। ये ट्रेंड में है, मतलब पूछे जाते हैं सब जेईई में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें बस समझदारी रखने की कैसे पॉसिबिलिटी डील कर लें, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, हाँ ठीक है ना। और चूंकि b में 2 मल्टीप्लाइड है तो FB के थ्रू स्टार्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो जरा सोचो FB को अगर 1 दिया, ठीक है ना, तो FB को 1 दिया तो आप FA क्या क्या सोच सकते हो, ठीक है। तो जरा सोचो अगर B को 1 दे दिया है, ठीक है ना, तो अब यहां पे सबसे पहले बड़े वाले से सोचते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप A को 5 दोगे, अगर आप A को 5 दोगे, ठीक है ना, तो ये कितना बन गया 7। तो अब देखो कि बाकी बचे 3 में से किन्हीं 2 का सम 7 हो रहा है क्या, 3 और 4 का, ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर आप देखो तो इसको हमने 5 दिया, अब इधर हम साइड में नंबर ऑफ इवेंट्स भी लिखते जा रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, इसको 1 दिया, इसको 5 दिया, तो इनमें 4 और 3 रोटेट हो जाएगा, कितने तरीके से, 2 तरीके से, है ना। फिर अब FB को 1 ही रखते हैं, है ना, और फिर FA को अब 4 दे के देखते हैं। तो अगर 4 दोगे, ठीक है ना, इसको हटा के अगर हम FA को 4 देते हैं, ठीक है ना, तो अब ये जोड़ कितना हो गया 6। तो अब बाकी बच रहे हैं क्या 2 3 5, है ना, तो यहां जोड़ नहीं हो सकता, ठीक है ना। फिर अगर हम FA को 3 दे, है ना, तो FA को 3 देंगे तो कितना हो गया 3 2 5, अब तो हो ही नहीं सकता इसके बाद, ठीक है ना। तो ये तो अब काम खत्म है। यहां से अब FB को क्या देते हैं 2, ठीक है ना। अब FB को 2 तो फिर FB को 2 का मतलब ऐसा, अब A को सबसे ज्यादा वाला दे के देखो तो कितना हुआ 9, तो अब 9 तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो फिर उसके बाद वाले 4 पे जाते हैं, है ना। तो 4 पे जाओगे तो ये कितना हो रहा है 8, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ 4 होके फिर से 2 तरीके, ठीक है ना। अब A को 4 पे भेजा तो फिर A को 3 पे भेजते हैं, तो A को 3 पे भेजोगे तो कितना हो जाएगा 7, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। A को अब तो खत्म ही है, ठीक है ना। फिर इसके बाद FB को 3 दे देते हैं, तो FB को 3 देते हैं, तो देखो क्या हुआ, अब यहाँ सबसे बड़ा तो 5 तो दे ही नहीं पाएंगे, 4 भी नहीं दे पाएंगे,
3 तो ऑलरेडी एंगेज्ड है, नहीं तो फिर क्या दे सकते हैं 2, तो एक बार 2 दे के देखते हैं, ठीक है ना, ए को 2 देते हैं तो कितना हुआ 6 2 8, नॉट पॉसिबल, बोलो, ठीक है ना। और अगर ए को 1 दे तो फिर ए को 1 दे तो फिर कितना हो गया 7, 2 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर 1 तो फिर से 2। अब इसके बाद बी को अब देते हैं 4, खेल ही खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि 4 के साथ ये 8 बन चुका है, ठीक है ना। तो अब सबसे कम वाला भी अगर इसको दोगे 1 तो कितना बनेगा 9, जो कि अकेले 5 से तो पॉसिबल फिर नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से फिर हम इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बोल देंगे 6/5। इतने लोग सही थे, बढ़िया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है 5 नंबर्स x1 x2 x3 x4 x5 आर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 से लेकर 18 एंड आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक बात है। तो यहाँ तो सैंपल स्पेस डिसाइड हो गया, क्या हो गया 18C5 इंटू 1, क्योंकि एक ही तरीके से ऐसे रखा जा सकता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट x2 इज 7, मतलब ऐसा जब अरेंज कर लिया, ठीक है ना, तो इसमें x2 इज 7, ठीक है ना, एंड x4 इज 11, ठीक है ना। तो अब नंबर ऑफ इवेंट की बात करते हैं, ये तो खत्म हो गया नंबर ऑफ इवेंट। तो अब आप देखो यहां पर क्या होगा, 7 के पीछे तो 6C1, ठीक है ना, एंड अब 7 से 11 के बीच 3 चॉइस तो 3C1, और 11 के आगे 7 चॉइस 7C1, ठीक है। फिर कह रहा है if the probability that a randomly chosen 6-digit number formed by using digits 1 and 8 only is a multiple of 21 is P, then 96P। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कितने लोग सोच लिए, बताओ कैसे। सर 3 केस थे, या तो सारे 1 सारे 8 और 3 1 3 8। क्यों सर उसके अलावा सम वो नहीं हो रहा था, 3 का तो तुम्हें कैसे पता कि सारे 1 या सारे 7 लेने पे वो 7 का मल्टीपल हो जाएगा। 1 वाला तो 1 वाला और 8 वाला तो चेक ही कर लिया था डायरेक्टली। ठीक है, फिर 3 वाला कैसे चेक किया। सर सोचा था थोड़ा। हाँ नहीं, गड़बड़। कैसे श्योर हैं, 3 7 और 3 1 सॉरी 3 8 और 3 1 के साथ जो नंबर बनेगा वो हर बार 7 का मल्टीपल हो। व्हाट इज द लॉजिक। चुप, जबरदस्ती मत क्वेश्चन सॉल्व किया करो, जब तक परफेक्ट लॉजिक नहीं मिले कॉन्फिडेंट नहीं होना। नंबर थ्योरी की चीज बहुत रिस्की होती है, ठीक है। अब देखो इसमें एक बात आइडेंटिफाई करने वाली है, लॉजिक समझो क्या है कि ये जो 1 और 8 है ये दोनों 7K+1 पैटर्न के नंबर हैं, ठीक है, दोनों 7K+1 पैटर्न के नंबर हैं। तो जरा देखो तो यहां पर क्या होगा, अगर हम 7K1 कितने डिजिट का चाहिए, 6 डिजिट का ना, तो 7K1 + 1 इंटू 10 की पावर इसको क्या बोले 5, ठीक है ना, प्लस 7K2 + 1 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। फिर लास्ट में 7K6 + 1, है ना। तो अब इसमें हुआ क्या, ये सारे स्टार्ट के साथ वाले को आप 7K लिख दो, बोलो, ठीक है ना, और उसके साथ क्या है 1 1 1 1 1 1, ठीक है ना। तो यहां पर ये आप इनमें से कोई भी यूज करो, 1 और 8 को कितनी भी बार यूज करो, है ना, ये 7 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, काम ही खत्म। मतलब क्वेश्चन क्या रिड्यूस हो गया कि अब इसको 3 का मल्टीपल बना ले। तो जो चीज 7 का मल्टीपल एंड 3 का मल्टीपल, तो वो 21 का मल्टीपल होगा। बात पकड़ में है, जबरदस्ती नहीं सॉल्व करना है। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन 6 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट्स 1 and 8। तो पहले तो सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस क्या होगा,
सैंपल स्पेस क्या होगा अपने पास, सबको भरने के कितने तरीके, दो तरीके, है ना, ठीक है। तो सबको भरने के दो तरीके, तो सैंपल स्पेस तो हो गया इसका 2 की पावर 6, ठीक है ना। और अब नंबर ऑफ इवेंट की बात करें, तो नंबर ऑफ इवेंट की बात करें तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि या तो सारे 1 हो जाए, सॉरी हाँ ठीक है, सारे 1 हो जाए, अब बस 3 के मल्टीपल पे फोकस करना है, या फिर सारे 8 हो जाए, सारे 8 हो जाए, या फिर 3 1 3 8, कैसे भी अरेंज हो जाए। और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी बचती नहीं, क्योंकि 1 और 8 की गिनती को बिगाड़ेंगे तो फिर 3 का मल्टीपल वो नहीं रहेगा। अरे बात समझ में। तो यहां पर फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा एनी का, कि एक तरीका प्लस एक तरीका प्लस, हालांकि अच्छी बात है आपने जैसे तैसे सोच तो लिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है, अब थोड़े डाइसेस के क्वेश्चंस है एक साथ। क्या कह रहा है, 4 dices are thrown once, find the probability that each dice will show same number, ठीक है। अच्छा, जब तक डाइसेस के बारे में ना बोले, they will be treated distinct, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास जो 4 डाइसेस है, सबके लिए कितने रास्ते खुल गए, 6 रास्ते, है ना। तो अपने पास NS हो गया 6 की पावर 4। अब कह रहा है सब पे सेम नंबर आए, तो इसका तो रास्ता 6 ही हो सकता है, सब पे 1 आ जाए या सब पे 2 आ जाए या सब पे 3 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर जैसे ही डाइसेस आइडेंटिकल हो तो बैगर लग जाएगा, है ना। क्या होगा, 4 आइडेंटिकल डाइसेस आर थ्रोन वंस, है ना। आपको अगर यहाँ सैंपल स्पेस निकालना है तो दिस इक्वल्स टू कर दो 4। आपको यही तो सोचना है वहाँ की, जब आप 4 एक जैसी डाइसेस को थ्रो करोगे तो कितने फेसेस पे हमें 1 दिख रहा है, कितने फेसेस पे 2 दिख रहा है, यही तो कैलकुलेट करना है ना। तो आपको यहाँ पर सैंपल स्पेस की बात करोगे तो ये हो गया 4 + 5C 5, ठीक है। और नंबर ऑफ इवेंट की बात करोगे तो वंस अगेन क्या हो गया, 6 ही हो गया। जब सारे अच्छा, जब सब पे सेम ही आना है तो डाइस सेम हो अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 तरीके हो गए। फिर देखो नेक्स्ट है, 3 dices are thrown once, find the probability that sum of the faces is 12, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट मेथड पे जाएगा। 3 dices are thrown once, तो सबके लिए कितने रास्ते हैं, 6 रास्ते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 6 की पावर 3। अब इवेंट की बात करें तो उसके लिए हम सेटअप बनाते हैं x की पावर 1 प्लस x की पावर 2। बेसिकली हम इसको ऐसे टैकल करेंगे ना कि मान लो वो जो फेसेस है वो A B C डिनोट हो रहा है, तो हमें A B C क्या लेना है 12, जहाँ A B C तीनों के लिए आप क्या कह रहे हो 1 से 6 तक कुछ भी, है ना। तो यहाँ पर x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 अप टू की पावर 3, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन। अब इसको अगर हम कुछ e बोल लें, है ना, हाँ सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12। अब इसको अगर हम e बोल लें तो e अपने पास क्या आया, x की पावर 3, या चलो पहले लिख लेते हैं x इंटू 1 माइनस x की पावर 6 और अपॉन की पावर 3, ठीक है ना। तो ये प्रोसीड होकर कितना आएगा, x³ 1 माइनस x की पावर 6 की पावर 3 इंटू -3, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो तो मुझे कितने पावर चाहिए 12, तो 3 ऑलरेडी है, तो 9 का जुगाड़ करना है। तो इसमें 0 तो इसमें 9 और इसमें 6 तो इसमें 3, और तो आगे जा ही नहीं सकते। तो अब हम नंबर ऑफ इवेंट की अगर बात करें तो क्या बोलेंगे हम, 3C0 माइनस 1 की पावर 0, है ना। और ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ 3C0 माइनस 1 की पावर 0, और उधर क्या हो जाएगा तो n प्लस r माइनस 1CR, ठीक है। और इसके साथ फिर नेक्स्ट वाली पॉसिबिलिटी ये वाली 3C1 माइनस 1 की पावर 1
और 3 minus 1 3 + 3 minus 1 C. C3, ठीक है। कह रहा है अ डाइस इज रोल्ड 3 times, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6 अपीयर्स एट लीस्ट वंस। 6 अपीयर्स एट लीस्ट वंस, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर बेटर क्या होगा, रिवर्स जाओ, है ना। क्या इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को सीधा ही एक बार में लिख लेते हैं, कितने, अच्छा एक डाइस को 3 बार रोल करे या 3 डाइस को एक बार, चीज़ें सेम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है अ डाइस इज रोल्ड 3 times, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6 अपीयर्स एट लीस्ट वंस। तो हम यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं 1 माइनस नन अकरेंस, तीनों पे, मतलब तीनों में ही 6 ना आए, तो कम से कम एक बार तो आएगा। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5 अपॉन 6, ठीक है। फिर कह रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है अ डाइस इज थ्रोन n times and the list of n numbers showing up is noted, ठीक है। देखना कितने लोगों का सही था। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 ओनली 3 नंबर्स अपीयर इन द लिस्ट, ठीक है। तो रही बात यहां पर सैंपल स्पेस की, तो ns तो अपने पास यहां क्या हो गया, 6 की बात है। सबके लिए 6 रास्ते खुले, ठीक है ना। अब जब नंबर ऑफ इवेंट हम निकालने लगे तो क्या कह रहा है ये कि भाई इन 6 में से 3 ही नंबर्स अपीयर होने चाहिए, 6 में से 3 ही नंबर्स अपीयर होने चाहिए। तो अब देखो इसको कैसे टैकल करेंगे केयरफुली। मैं पहले 6 C3 से वो कोई भी 3 चुनता हूं, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने चुन लिया 2 4 5, मान लिया कि हमने 6 C3 से 2 4 5 चुना, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या, ये हर प्लेस के लिए कितने रास्ते खुल गए, 3, हर प्लेस के लिए 3 रास्ते खुल गए, ठीक है। तो हर प्लेस के लिए 3 रास्ते खुल गए, तो आपने कह दिया 3 की पावर n। अब जरा सोचो तो कि अगर हम यहां पर इस सब के लिए 3 रास्ते खोल रहे हैं, ठीक है, और जैसे ही मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है साइमल्टेनियस अकरेंस। ये सबके लिए 3 रास्ते खोल रहे हो, है ना, सॉरी। तो अब इसमें तो सोच के देखो, इसमें तो वो भी तरीके आ गए, जैसे आपने 3 की पावर n इंटू किया, तो इसमें तो वो भी तरीके आ गए जब सब पर 2 है या सब पर 4 है, या कुछ पर 2 है कुछ पर 4 है ना। लेकिन आपको तो तीनों का इस्तेमाल मस्ट है ना। तो अब यहां दिमाग लगाओगे, है ना। तो अब ये मैं क्या करूंगा, इस 3 की पावर n में से, है ना, अब ऐसे केस में जब भी अनवांटेड को हटाते हो तो ऑलवेज रिलाई ऑन एग्जैक्ट काउंटिंग, ठीक है ना। तो अब यहां से 3 की पावर n में से हम हटाते हैं जब एग्जैक्टली 2 आर यूज्ड, एग्जैक्टली 2 आर यूज्ड। तो अब एग्जैक्टली 2 आर यूज्ड में उससे पहले तो 3C2 चुनो भाई, 2 4 5 में से चुनोगे ना कि कौन से दो, अब उन्हीं को रखना है। तो आपको हर पे क्या फील हुआ, 2 रास्ते, है ना। अगर आप मान लो 2 और 4 को डिसाइड किया कि रखना है, तो सबको कितने रास्ते दे दिए, 2 रास्ते, है ना। लेकिन अब देखो जैसे ही आपने 2 की पावर n किया, तो इसमें एक तरीका आएगा जब सब पर 2 आ जाएगा, है ना, और एक तरीका आएगा जब सब पर 4 आ जाएगा। तो ये 2 तरीके इस जगह अनवांटेड है। तो इसमें समझने वाली बात आपने यहां क्या लिखा है, इसको ऊपर कर, इसमें समझने वाली बात आपने यहां क्या लिखा है कि ये जो 3C2 इंटू 2 की पावर n माइनस 2 है, व्हाट इज दिस कैलकुलेशन, व्हेन एग्जैक्टली 2 आर यूज्ड, व्हेन एग्जैक्टली 2 आर यूज्ड, ठीक है। ये हमें नहीं चाहिए था, है ना। और अभी क्या बचा इसमें, जब एग्जैक्टली 1 यूज हो रहा है, तो ये तो इजी है, क्या हो जाएगा 3C1 से आप चुन लो और सबको वही रख दो। तो ये 3C1 जब आप घटाओगे तो ये क्या है, व्हेन एग्जैक्टली 1 इज यूज्ड, व्हेन एग्जैक्टली 1 इज यूज्ड, 1 इज यूज्ड। ये कितने लोग सही थे,
ठीक है, ऑन द वे कितने लोग थे इसमें? ठीक है, तो ये कुछ मैंने एक साथ डाइसेस वाले ले लिए कि किस किस तरह के वेरिएशन हो सकते हैं। अभी आगे और दिखेगा। फिर देखो नेक्स्ट है, कह रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन randomly from a pack of cards. What is the probability that one card is a heart and other is an ace? ठीक है, तो अब जरा देखो यहां पर क्या है। अगर देखा जाए तो पहले तो सैंपल स्पेस हो गया, क्या बोलेंगे? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, बोले तो 52C2। अब कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड इज अ हार्ट एंड अदर इज एन एस। ठीक है, तो अब रुको, अब यहां पर क्या है, आप हार्ट की बात करोगे तो एस 2 3 है ना, 10 है ना, जे क्यू के, ठीक है। और एस की बात करोगे तो यही वाला है ना, मतलब एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ क्लब, एस ऑफ स्पेड, ठीक है ना। तो अब जब हम यहां पर नंबर ऑफ इवेंट की बात करेंगे, है ना, तो हम एक काम करते, पता है, ऊपर के 13 में से कोई एक चुन लो, ठीक है, और नीचे के 4 में से कोई एक चुन लो। सच इंटू का, ऊपर के 13 में से कोई एक चुन लो और नीचे के 4 में से कोई एक चुन लो, ठीक है। अब इसमें एक ही तरीका तो अनवांटेड है, क्योंकि ये कार्ड तो दोनों जगह कॉमन है, तो ये कार्ड जब दोनों जगह कॉमन है तो दोनों से तो आ ही नहीं सकता, तो इस सिलेक्शन में से एक सिलेक्शन अनवांटेड। ये कितने लोग सही सोचे? बढ़िया, ठीक है। तो हमेशा ये दिमाग में रखना है कि उल्टा सोचना ज्यादा अच्छा है कि सीधा सोचना ज्यादा अच्छा है, या फिर कुछ ऐसे कैलकुलेट करो जिसमें से अनवांटेड हट जाए, इस तरह की चीज, थोड़ा स्मार्ट एप्लीकेशन होना चाहिए। तो अब यहाँ से अपने पास प्रायोरिटी आ जाएगा 13C1 इंटू 4, जो भी हो 4C1 -1 अपॉन दिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज चोजन फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विच आर अनचेंज्ड बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स, ठीक है ना। द चांस दैट द चोजन इक्वेशन हैज इक्वल रूट। बताओ तो इसका आंसर, मेरे पास आंसर है कि नहीं देखता हूं, क्या आंसर आ रहा है? हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखो, तो अब यहां पर इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है जिसके रूट से अल्फा बीटा। तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज चोजन फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच आर अनस्टेन्ड बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स। तो ये कहना चाह रहा है कि हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोले या अल्फा प्लस बीटा बोले, बात एक ही है। एंड बात एक ही है, तभी तो ऐसा होगा कि भाई उनके स्क्वायर का सम उनके सम के बराबर हो, उनके स्क्वायर का प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट के बराबर। अगर ये दोनों बातें एक साथ हो रही है तो फिर ठीक है ना। तो अब यहां से इसको प्रोसीड करते हैं। तो देखो यहां सबसे पहले तो यहां से आया कि अल्फा 0 और बीटा 0 और अल्फा बीटा 1, अरे अल्फा 1 बीटा 1 कुछ भी, अल्फा बीटा 1, ठीक है, ऐसे मत करो, ठीक है। अब देखो, अब यहां से जैसे अल्फा 0 लेके चले तो अल्फा 0 को इसमें पटको, तो क्या होगा, यहां से 0 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस बीटा, है ना। तो यहां से बीटा क्या है, 0 या 1। तो आपको एक पेयर ऑफ रूट्स दिखा 0 0, ऑर्डर्ड पेयर की जरूरत थोड़े ना, यहाँ हमें तो पेयर ऑफ रूट्स चाहिए। तो एक पेयर ऑफ रूट्स दिखा 0 0, एक पेयर ऑफ रूट्स दिखा 0 1। तो ऐसे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सोच पाए, ठीक है ना। अब कह रहा है क्या, सॉरी अभी और बचा हुआ है, अच्छा बीटा 0 लोगे तो सेम कैलकुलेशन रिपीट हो जाएगा, तो बीटा 0 अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लेते हैं अल्फा बीटा 1, ठीक है ना। तो अब अल्फा बीटा 1, तो मैं यहां पर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को लिख देता हूं 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, ठीक है ना। तो देखो यहां से क्या हुआ, अल्फा की पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस अल्फा,
ठीक है। तो अब देखो यहाँ से एक तरफ ले आओ, तो ये हो गया अल्फा की पावर 4 माइनस अल्फा क्यूब, है ना, और +1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। ये फैक्टराइज हुआ, तो अल्फा -1 बाहर निकालोगे तो ये आएगा अल्फा क्यूब -1, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से एक आया अल्फा 1, ठीक है ना, और एक आया अल्फा क्यूब इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अल्फा 1 जब ले रहे हो तो बीटा क्या आ रहा है, तो एक और पेयर ऑफ रूट्स आ गए 1, 1। अच्छा, अल्फा क्यूब 1 से एक अल्फा 1 आ रहा है, तो वापस वही दे देगा। तो यहाँ से कायदे से आ रहा है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर मिस हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा 1 लिया तो फिर वापस वही आएगा, तो 1 दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। अब जरा सोचो, अगर आप अल्फा ओमेगा लोगे तो बीटा क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और अगर अल्फा ओमेगा स्क्वायर लोगे तो बीटा ओमेगा। तो एक और पेयर ऑफ रूट्स आ गया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो यहाँ कितने पेयर ऑफ रूट्स आ गए, 4। तो आपको यहाँ पर ns की जब बात करोगे तो ये हो गया 4, और ne की जब बात करो तो किसकी प्रॉपर्टी पूछ रहा है, द चांस दैट चोजन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो चोजन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो फर्स्ट और थर्ड, तो आप ne क्या बोल दोगे, तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी हो गया 2/4, यानी कि बात पकड़ में, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है, कह रहा है A हैज 3 शेयर्स इन अ लॉटरी कंटेनिंग 3 प्राइजेज एंड 9 ब्लैंक्स, ठीक है ना। A के पास 3 शेयर्स है, ठीक है ना, सॉरी एक टाइप ऑफ लॉटरी है जिसमें 3 प्राइजेज एंड 9 ब्लैंक्स है, ठीक है ना, और इसके 3 जो है वो किसके पास है, ए के पास, ठीक है। फिर कह रहा है कि B हैज 2 शेयर्स इन अ लॉटरी कंटेनिंग 2 प्राइज एंड 6 ब्लैंक्स, 2 प्राइज एंड 6 ब्लैंक। इससे B के पास इसके 2 शेयर है इस लॉटरी के, ठीक है ना। अब कह रहा है कंपेयर देयर चांसेस ऑफ सक्सेस, ठीक है ना। सक्सेस यहाँ क्या मतलब रखेगा, उसको कम से कम एक प्राइज वाला टिकट तो मिले। अब ऐसी चीजों में कभी ओवरथिंक नहीं करना। सक्सेस मींस यहाँ चाह रहा है कि उसको कम से कम एक तो प्राइज मिल जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बेस्ट क्या होगा, रिवर्स जाना। तो जैसे इसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, क्या होगा, 1 माइनस सैंपल स्पेस क्या होगा 12C3, और उसको सक्सेस ना मिले मतलब सारे ब्लैंक से उठाए गए, ठीक है ना, है ना। अब अपने को इसकी प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं एक बार को PE1, ठीक है ना। और ऐसे ही फिर इसके बाद PE2 बात करें इसकी, तो यहाँ PE2, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे 1 माइनस नीचे तो हो गया 8C3 और ऊपर हो गया, हाँ 2 है सॉरी 8C2 है ना, और ऊपर हो गया 6C2, है ना। तो कंपेयर देयर चांसेस ऑफ सक्सेस, मतलब ये आपसे क्या चाह रहा है, PE1 अपॉन PE2। ये रेशियो बता देगा कि किसके सक्सेस के चांस, ठीक है। चलो अब यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मतलब ये एक बार को हमने देखा एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी में किस तरह से चीजें पूछेगा, और एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी को ग्रिप करने का बढ़िया तरीका आपको जो अपने जेईई मेन PYQ है उसको अच्छा कवरेज दे देना। मतलब जेईई एडवांस तो बहुत रेयर ही पूछ रहा है, एलिमेंट्री जेईई मेन भर भर के पूछ रहा है, ठीक है ना। तो उसको एक बार बढ़िया कवरेज दे दोगे काम हो जाएगा। एक मैं सॉल्व वर्कशीट और डालूंगा इस पर एलिमेंट्री वाले पर, तो उसको आज में कर जाना, ठीक है ना। वो सारी एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। अभी मतलब आज क्लास के बाद डाल दूंगा। और सॉल्व है तो उसमें करना क्या है, टाइमर वाइमर लगाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करो, मिलाओ, फिर आगे बढ़ो, ठीक है ना। अगर गलत हुआ है तो फिर वहां से सीख के फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब चलो, अब यहां से एक तरीके से कहो तो प्रोबेबिलिटी की अपनी थ्योरी को हम स्टार्ट ले रहे हैं।
जो मेनली जेईई एडवांस पूछता है, ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पे कुछ बेसिक बातें लिखी हुई है, जैसे इधर मैंने देखो तो 2 सेट पे डील कर रखा है, मतलब 2 इवेंट्स E1 और E2 है, ठीक है ना। अब E1 और E2 के लिए ज़रा देखो तो ये वेन डायग्राम सबको समझ में आ ही रहा है ना। ये हिस्सा क्या हुआ, E1 इंटरसेक्शन E2 डैश, ये हुआ E1 इंटरसेक्शन E2, ये हो गया E1 डैश इंटरसेक्शन E2, ये हो गया नन ऑफ देम, ठीक है ना। ये सब हम पीएनसी में देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप देखो कुछ लैंग्वेज पढ़ो। पहला है P E1 यूनियन E2, तो इसको क्या पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ E1 E2। P E1 इंटरसेक्शन E2 को क्या पढ़ोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ E1 एंड E2, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है ना, वही जो आपको सेट में पढ़ा था आपने, वही सेम फॉर्मूला यहां पर कॉपी हो रहा है। P E1 यूनियन E2 विल बी P E1 प्लस P E2 माइनस P E1 इंटरसेक्शन E2। मेरा मन किया तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस नन ऑफ देम। मेरा मन किया तो मैं इन तीनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ दूं तो भी मिल जाएगा। तो बेसिकली कैसे करके हम इस पूरे तक पहुंच सकते हैं, वो अपना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें एक जरूरी बात समझने वाली, जैसे इसका लॉजिक अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहते हो कि सर n E1 यूनियन E2 लिख के और ns से डिवाइड कर देंगे, यस और नो, यही तो फील आता है। अब जैसे मैं बोलूं कि ये वाला फॉर्मूला डिराइव करो, ये वाला फॉर्मूला डिराइव करो, तो कैसे डिराइव करोगे, आप इसको लिखोगे n E1 यूनियन E2 अपॉन ns, और n E1 यूनियन E2 खोल दोगे और अपॉन ns, है ना। बट ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना। अब आप सोचो, आपको ऐसे भी 2 इवेंट्स क्वेश्चन सॉल्विंग में मिलेंगे जो दोनों इवेंट सेम सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड ना हो। जैसे मान लो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन में हेड की बात हो रही है और थ्रोइंग ऑफ अ डाइस में 6 की बात हो रही है, तो दोनों का सैंपल स्पेस क्या है, अलग है ना। लेकिन मजेदार बात क्या है, फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है ना। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, आप रेशियो ही तो निकालना चाह रहे हो, है ना। तो रेशियो जिस मैथमेटिकल तरीके से फेवर कर जाए, ठीक है ना। हाँ, तो अगर हम ये वाली बात समझ गए, ये बारीक बात अगर समझ में आ गई, तो अपने को अब के बाद टेंशन ही नहीं है। कोई भी पी का फॉर्मूला निकालना है, चाहे वो सेम सैंपल स्पेस से है या नहीं है, रफ में वेन डायग्राम बनाओ, जो वेन डायग्राम कह रहा है वो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्लॉलेस बात है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो समझने वाली है कि ऑल्दो हम इन चीजों को वेन डायग्राम से सोच रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि ये दोनों इवेंट्स इसी के सबसेट हो, ठीक है ना। चलो अब यहां से फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो P E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश को आप क्या कहते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ E1 एंड E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ E1 E2। तो आप यही तो बोलोगे, एग्जैक्टली वन ऑफ का मतलब क्या हो गया, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ठीक है ना। तो अब ये जो मैंने अभी बात समझा दी ना, उसके बाद अब इसमें कुछ बताने का रहा नहीं, आप आराम से मतलब थ्रू वेन डायग्राम सोचोगे, n का लिखोगे p का, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें इसमें लिखा हुआ है, लेट E1 E2 बी द 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विथ सेम सैंपल स्पेस S। अब देखो यहां अलग से लिखा, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है इफ E1 E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना। तो अब ये वर्ड तो नया नहीं है, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट ही यहीं से लिया था, है ना। तो वहां की बात और यहां की बात सेम है क्या, नो, वहां हम आउटकम्स की बात कर रहे थे, यहां हम किन की बात कर रहे हैं, इवेंट्स की। तो वहां पे जब हम सैंपल स्पेस समझ रहे थे तो हमने कहा कि ऐसे एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स का सेट जिसमें आउटकम्स जो है कोई भी 2 आउटकम ऐसा हो कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, नहीं फिर दे आर एग्जॉस्टिव, है ना, और इक्वली लाइकली। तो वहां सेंस कुछ और था, यहां सेंस कुछ और है। यहां पे 2 इवेंट्स की बात हो रही है कि 2 इवेंट्स को आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब कहोगे, तो देखो यहां पर तब कहेंगे
जब उनका एक साथ अकर होना पॉसिबल ना हो। मतलब वैसे दो इवेंट्स जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, वैसे दो इवेंट्स जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब वैसे दो इवेंट जो डिसजॉइंट है। अब आप बोलो यहां पर मैंने ऐसे क्यों स्टार्ट लिया, है ना? तो आपका ये देखना कि दो इवेंट्स में कॉमन एलिमेंट्स है कि नहीं, मीनिंगफुल तो तभी होगा ना जब दोनों इवेंट सेम सैंपल स्पेस से आ रहे हो, है ना? अदरवाइज ये तो बहुत ही बेकार बात हो जाएगी। आप टॉसिंग ऑफ अ कॉइन में कोई इवेंट और थ्रोइंग ऑफ अ डाइस में कोई इवेंट है, कहोगे कि इनका कॉमन एलिमेंट नहीं है, कैसे होगा? ये एक्सपेरिमेंट अलग है, वो एक्सपेरिमेंट अलग है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का जहां जिक्र आएगा वहां एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक ही होगा, अदरवाइज ये डिस्कशन मीनिंगलेस है। ठीक है ना? क्या डाउट बोलो? ठीक है, मतलब दो इवेंट्स अगर सेम सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है और उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम कहते हैं कि दोज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहीं पे फिर एक और बात आ रही है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो दो इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कब कहेंगे, है ना? तो अगर दो इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस हो गया, अब फिर यहां देखो मीनिंगफुल कब है, जब दोनों सेम सैंपल स्पेस से हो। तो दो इवेंट्स का यूनियन अगर सैंपल स्पेस हो गया देन वी से दैट कि दोज टू इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव। ठीक है? और सोचो अगर कोई दो इवेंट ये दोनों एक साथ हो जाए तो क्या हुआ, कोई कॉमन भी नहीं और यूनियन भी सैंपल स्पेस। तो इस केस में आपको क्या फील होगा कि दोनों का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो क्या होगा, 1। ठीक है ना? अच्छा, यहां एक बात लिखी हुई है, नोटेशन की बात लिखी हुई है कि कभी भी E1 इंटरसेक्शन E2 को हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब अगर आपने बीच में कुछ सिंबल यहां नहीं यूज किया है तो इट इज कंसिडर्ड एज इंटरसेक्शन। बीच में सिंबल नहीं यूज किया है तो इट इज कंसिडर्ड एज इंटरसेक्शन। ठीक है ना? चलो अब 3 इवेंट्स पे आते हैं। ये भी मैं आपको वहां इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे सब समझा चुका हूं। ठीक है ना? तो देखो ये वेन डायग्राम से हम फेमिलियर है। ठीक है ना? अब यहां पे अगर आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ABC, तो क्या हुआ, सिग्मा PA माइनस सिग्मा PAB प्लस PABC। हम इसी को चाहे तो 1 माइनस P A'(B'(C') कह सकते हैं। ठीक है ना? जहां P A'(B'(C') को आप क्या पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ABC। ठीक है? फिर अगर आपको यहां बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ABC, कुछ याद आ रहा है? ये सब डील किया है इंक्लूजन एक्सक्लूजन में। ठीक है ना? इनफैक्ट वहां तो हम एक एक्स्ट्रा काम भी किए थे, याद है कि डैश से फ्री हो, क्यों हो उसका भी लॉजिक समझाया था। ठीक है ना? तो यहां पर आपको सीधा इन तीनों का सम, और अगर एग्जैक्टली 2 की बात हो रही है तो यहां पे सीधा इन तीनों का सम। ठीक है? अब यहां पर एक और बात देखो, एक नोट डाला हुआ है कि 3 इवेंट्स ABC आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कब कहे जाएंगे, जब उनमें पेयर वाइज कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, और अगर पेयर वाइज नहीं है तो फिर तीनों में तो नहीं होगा। तो देखो क्या क्या 0 लिखा हुआ है, PAB भी 0 लिखा हुआ है, PBC भी 0 लिखा हुआ है, PAC भी 0 लिखा हुआ है और PABC, है ना? तो ये पहले से मैंने लिख लिया क्योंकि वो सब वही चीज़ थी। अब यहाँ से चलो काम की बात स्टार्ट होगी। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना? और फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट लेने से पहले समझा रहा हूँ कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स PNC का रोल मिनिमाइज्ड हो जाता है ना? अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी की अपनी थ्योरी क्वेश्चन को टफ या इजी करेगी। मतलब यहाँ से अब एक बार भी ऐसा नहीं होगा कि ये तो मतलब NCR का बहुत तगड़ा एप्लीकेशन लग रहा है, बीच बीच का एप्लीकेशन होता है, ज़्यादातर इजी। ठीक है ना? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि PNC वीक है तो भी ये पार्ट कमांड किया जा सकता है, और JEE एडवांस 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स यही सेगमेंट पूछेंगे एक बार एलिमेंट्री, है ना? तो बार बार PNC से इसको रिलेट नहीं करेगा, और जिनके PNC अच्छा है उनको तो ये सब भी नहीं सोचना। ठीक है ना? अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहां 2 चीजें मैं आपके सामने लिखता हूं, ऐसा, इसको हम पढ़ते हैं PA/B, या फिर
कई बार आपको ये ऐसा भी लिखा दिखेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ है तो आप इसको वही चीज सोचोगे जो मैं कह रहा हूं। इनफैक्ट पता है कई बार आपको ये एकदम ऐसे स्ट्रेट भी रखता है। हाँ, स्लैश लेफ्ट कर दिया तो उसका मतलब फिर अलग हो जाता है और वो स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं होता। आपको अगर स्लैश लेफ्ट करके बोलेगा तो वहां बताएगा इसका मतलब ये है। कभी देखा है लेफ्ट स्लैश? क्या मतलब होता है उसका? ए बट नॉट बी, है ना। मतलब ये कहीं अगर लिखा दिख रहा है ना, हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं दिस इज नॉट ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड नोटेशन, तो चिंता नहीं करनी। अगर जेई पूछेगा तो वहां बताएगा कि स्लैश का मतलब क्या होता है। बाकी आप जानो इसका मतलब होता है ए बट नॉट बी, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। और पी ए इंटरसेक्शन बी डैश को अगर देखो तो ए में से बी वाला पार्ट भगाना है तो बेस्ट तरीका क्या होता है? पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, बट फिर से मैं कह रहा हूं लेफ्ट स्लैश इज नॉट स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो अपने को चिंता नहीं करनी, फिर एग्जाम में कहीं यूज होगा फिर वो बताएगा कि ये क्या डिनोट कर रहा है। एनीवेज, अब इस पे आते हैं। तो अब कभी भी इसको देखते हो, अच्छा फिर से मैं एक और बात यहां बोल रहा हूं, अब मैं क्या बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मतलब मेरा अपना एक तरीका है, ठीक है, उसको मतलब सुपर कमांड करना है। तो ये तभी होगा जब पुरानी चीज नहीं सोची, है ना। तो पुराना एकदम जीरो करके अभी यहां से सीखना है, ठीक है ना। अब देखो ये जहां कहीं भी दिखने में आया यूजुअली आपको ये दिखता है, ठीक है ना। लेकिन अब के बाद ऐसा तीनों में से कुछ भी दिखा तो आप इसको पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A when B has already occurred, when B has already occurred, ठीक है। तो अब एक बार को यहां इसको रोकते हैं, है ना, और एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। कह रहा है इन अ थ्रोइंग ऑफ अ पेयर ऑफ डाइसेस, ए डिनोट कर रहा है अपीयरेंस ऑफ अ डबलेट, बी डिनोट कर रहा है सम ऑफ द फेसेस बीइंग ग्रेटर देन 8। तो जरा देखो तो ए सेट को लिखे तो अपीयरेंस ऑफ अ डबलेट ये हो गया 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4। पूरा लिखने की जरूरत है नहीं एक्चुअली, बट एक बार को समझाने के लिए मैं पूरा लिखता हूं। और सेट बी की बात करो तो क्या है, सम ऑफ द फेसेस बीइंग ग्रेटर देन 8। सम ऑफ द फेसेस बीइंग ग्रेटर देन 8 तो 9। तो 9 कितने तरीके से होगा? 4 तरीके से। 13 का काउंटर पार्ट होता है, सिखाया था ना उस दिन। तो 9 होगा 4 तरीके से। तो क्या हो जाएगा 3 6 6 3 6 3 3 6 और 5 4 और 4 5, ये हो गया 9। फिर 10 कितने तरीकों से? 3। तो 10 3 तरीकों से तो ये हो जाएगा 6 4 4 6 और 5 5। फिर 11 2 तरीकों से 6 5 5 6 और 12 एक तरीके से, ठीक है। और अब यहां कह रहा है फाइंड पी ए ऑब्लिक बी। अब सुनो मेरी बात, अब इसको इस रेफरेंस में पढ़ के देखते हैं। तो इसको मैं पढ़ूंगा, सुनो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ डबलेट व्हेन इट इज नोन दैट सम ऑफ द फेसेस इज ग्रेटर देन 8, है ना। पी ऑब्लिक बी को क्या पढ़ोगे कि डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि हमें पता है कि जो फेसेस का सम है वो 8 से बड़ा है। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो आपको यहां सैंपल स्पेस रिड्यूस होता फील होगा, है ना। क्योंकि क्या कह रहा है कि पता है कि सम ऑफ द फेसेस इज ग्रेटर देन 8।
तो पूरे 36 पॉसिबिलिटी पे क्यों जाओगे, है ना। आपका सोच तो किस में आगे रिड्यूस हो गया कि सम जो है वो 8 से बड़ा है। तो आप अगर मेरी बात समझे तो यहां पर ये सैंपल स्पेस का काम करने लग गया, ठीक है ना। तो अब ये क्या कह रहा है कि हमें डबलेट के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि हमें पता है कि फेसेस का सम 8 से बड़ा है। तो अब देखो, अब जब इवेंट की बात करेंगे तो हमें क्या फील हुआ कि अच्छा पहले से पता है कि फेसेस का सम 8 से बड़ा है, तो अब हमें क्या देखना है कि कब कब डबलेट आ रहा है। तो कब कब डबलेट आ रहा है, तो यही तो देखना है कि बी में ए का कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है। तो बी में ए का कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है, तो देखो यहां पर 5 5 और 6 6। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इवेंट का काम कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो आप यहां से इसका आंसर क्या कह पाए, आप यहां से इसका आंसर कह पाए 2 और अपॉन 3 3 6 3 9 1 10, यानी कि 1/5, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बोलूं पी बी ऑब्लिक ए, तो पी बी ऑब्लिक ए को उस रेफरेंस में पढ़ो तो क्या पढ़ने में आएगा कि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि फेसेस का सम 8 से बड़ा हो जाए, फेसेस का सम 8 से बड़ा हो जाए, जबकि हमें पता है कि डबलेट आया है। इसको ही तो पढ़ोगे, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि फेसेस का सम 8 से बड़ा हो जाए, जबकि हमें पता है कि डबलेट आया है। तो जबकि हमें पता है कि डबलेट आया है, तो मतलब नीचे सैंपल स्पेस का काम तो एन ए कर। एंड वंस अगेन हमें सम ऑफ द फेसेस उन्हीं का 8 से बड़ा चाहिए जो डबलेट हैं, तो यहां पर आ गया ऊपर। तो अब ये एग्जाम्पल के बाद अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है कि अच्छा यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला आता दिख रहा है, अब के बाद पी ए ऑब्लिक बी, आप देखो बोलोगे नीचे एन बी ऊपर एन इंटरसेक्शन बी, मोर जनरलाइज्ड। बात समझ रहे है ना, क्योंकि हर बार हम एन पे डील कर पाए ये जरूरी नहीं है। ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा पता है, वो सैंपल स्पेस का खेल है, सेम एक्सपेरिमेंट या अलग एक्सपेरिमेंट, है ना। तो अच्छा सोच रहे हैं एन पे, टैकल कर रहे हैं किस पे, पी, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो यहां पे अगर हमें पी बी ऑब्लिक ए चाहिए, तो इसका फॉर्मूला आ चुका है। पी बी ऑब्लिक ए क्या बोलोगे, नीचे पी ए और ऊपर पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब सुनो, तो अब ये स्लाइड के बाद अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। अब यहां से क्वेश्चन सॉल्विंग पे आते हैं, है ना। तो एक तो क्वेश्चन पढ़ के आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तुरंत थॉट आ जाएगा कि अच्छा ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही पूछ रहा है। जैसे अब यहां देखो पढ़ते हैं क्या कह रहा है, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर्स appearing is observed to be 6, is observed to be 6। मैंने वहां पे अंडरलाइन किया, ठीक है ना। अब यहां पहले थॉट मत रखना, अब यहां मेरा तरीका सीखना है। What is the probability that 4 has appeared at least once, ठीक है ना। तो what is the probability that 4 has appeared at least once, तो यहां पर क्या होगा जरा देखो, जैसे ही आपको फील हुआ कि कंडीशनल है, पहले कंडीशनल कैसे फील हुआ, जहां मैंने रेड अंडरलाइन किया है उसके थ्रू, ठीक है ना। व्हेन इट इज नोन, ऐसा कुछ भी आ रहा है तो मतलब कंडीशनल है, ठीक है ना। तो आपको कुछ भी सोचने से पहले ये फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है ना। क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन पी बी। अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद ही आपको डिसाइड हो जाएगा कि बी क्या है और ए क्या है, ठीक है ना। तो बी क्या है कि डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, सम ऑफ द नंबर्स अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। तो बी हम बोलेंगे सम ऑफ द नंबर्स इज 6, सम ऑफ द नंबर्स इज 6, ठीक है।
और अब जिसकी प्रायोरिटी पूछ रहा है वो ए है, तो क्या कह रहा है, प्रायोरिटी दैट 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, तो 4 अपीयर्स एटलीस्ट वंस, 4 अपीयर्स एटलीस्ट वंस। अब काम खत्म है। तो आपको यहां पर क्या दिखेगा, अब ये आपको सोचना है कि एन पे डील करोगे कि पी पे, है ना। तो अगर एन पे डील होता दिख रहा है तो हम सीधा एन पे जाएंगे, जहां एन फेल होगा तब वहां पी की याद आएगी। तब देखो यहां पर सम ऑफ द नंबर्स इज 6, तो सम ऑफ द नंबर्स इज 6 कितने तरीके से, 5 तरीके से, है ना। अब कह रहा है 4 अपीयर्स एटलीस्ट वंस, तो 4 अपीयर्स एटलीस्ट वंस, है ना, और सम ऑफ द नंबर्स इज 6। तो आप सोच के देखो ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, है ना। 4 2 2 4, बोलो है ना, बोलो तो 4 अपीयर्स एटलीस्ट 1 और सम ऑफ फेसेस क्या रखना है, 6 रखना है। तो यहां पर क्या हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर सेम इसमें आते हैं, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, what is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy। ठीक है, तुरंत यहां पे सबसे पहला काम क्या, पी ए ऑब्लिक बी लिख देना है, पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन पी बी, और यही बताएगा आपकी बी क्या और ए क्या। तो बी क्या कह रहा है, क्या, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, वन ऑफ देम इज अ बॉय, ठीक है ना। और ए क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, बोथ आर बॉयज। अब आप देखो काम खत्म है, अब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी कह सकते हो, टोटल माइनस जब दोनों गर्ल्स हैं कितने हो गए, 3 तरीके, नीचे क्या हो गया 3, है ना, और बोथ आर बॉयज का तरीका तो फिर एक ही होगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है ना। फिर देखो, चलो यहां पे थोड़ा मैं रुक, आंसर दिखना चाहिए, हाँ देखते हैं क्या कह रहा है। 1 card is drawn from the cards numbered from 1 to 10, it is known that the number on the card is more than 3, ठीक है ना। अब देखो फिर से, it is known that number on the card is more than 3, what is the probability that it is an even number। अब फिर से वही, है ना, ये क्या हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है ना। अब बी किसको बोल रहे हैं, है ना, नंबर इज मोर देन 3, नंबर इज मोर देन 3, और ए किसको बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज इवन, है ना। अब आप सोचो नंबर इज मोर देन 3, तो 4 से लेकर 10 तक, 4 से लेकर 10 तक कितने हो गए, 7 हो गए। अब नंबर इज इवन, तो 4 से लेकर 10 तक में कौन कौन से इवन है, तो 4 6 8 10, कितना हो गया 4/7, ठीक है। अब फिर एक बार चलो देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स 10 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड ऑल आर फाउंड टू बी स्पेड। देखो ऑल आर फाउंड टू बी स्पेड, तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एग्जैक्टली 1 फेस कार्ड। तो अब फर्स्ट के लिए फिर से देखो वही फॉर्मूला लिखते हैं, पी ए ऑब्लिक बी, ऐसा, ठीक है। अब यही हमें ए और बी का सेंस बताएगा। तो क्या कह रहा है, ऑल आर स्पेड, और ए की बात करें तो देयर इज एग्जैक्टली 1 फेस कार्ड, 1 फेस कार्ड। अब देखो यहां पर सेपरेट स्पेस की बात करें तो क्या हो गया, पीबी हो गया अपने पास कितना 13 C 10,
13C10। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो रहा है कि वो जो हम 10 चुनेंगे उसमें एग्जैक्टली एक फेस कार्ड हो, ठीक है ना। तो स्पेड में कितने फेस कार्ड होते हैं? 3 ना। फेस कार्ड मतलब किंग, क्वीन एंड जैक। एस को फेस कार्ड में नहीं रखते, ठीक है ना। तो अपने पास स्पेड में कितने फेस कार्ड्स हैं? 3। तो हम यहां से 3C1 से एक चुन लेते हैं, है ना। तो 3C1 से एक चुन लिए, और थे कितने? 13 थे, है ना। तो अब वहां पर हमें और कितने चुनने हैं? 9। तो कितने बोलेंगे? 10, है ना। तो क्या बोल देंगे? इंटू 10C9। तो 3C1 इंटू 10C9 अपॉन 13C10। अब कह रहा है एटलीस्ट 1 फेस कार्ड, तो फिर से यहां पर रखते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो एटलीस्ट 1 फेस कार्ड, तो यहां पर फिर से बी तो वही है, ऑल आर स्पेड, है ना, ऑल आर स्पेड। और ए क्या है? देयर इज एटलीस्ट 1 फेस कार्ड, देयर इज एटलीस्ट 1 फेस कार्ड। तो ये ज्यादा बेटर क्या होगा सोचना, मतलब 13C10 में से घटा दें, नहीं समझे? 13C10, तो देखो यहां पर नीचे तो अभी भी वही 13C10 नहीं, और ऊपर क्या 13C10 में से घटाओ जब आपने फेस कार्ड उठाया ही नहीं, है ना। तो 10C10, ठीक है। फिर कह रहा है अटमोस्ट 2 फेस कार्ड, तो यहां पर फिर से वही PA/B, नीचे हो गया PB, और ऊपर PA इंटरसेक्शन B। अब यहां पर B तो अभी भी है, ऑल आर स्पेड, और A है देयर आर एटमोस्ट 2 फेस कार्ड्स, देयर आर एटमोस्ट 2 फेस कार्ड्स। ठीक है ना। तो अब इसमें से अनवांटेड हटाते हैं, ठीक है ना, 3 वाले, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नीचे तो अभी भी रखो 13C10, और ऊपर 13C10 में से जब तीनों फेस कार्ड्स हैं, तो बेसिकली हो जाएगा तीनों फेस कार्ड्स का मतलब 3C3 इंटू 10C। क्लैरिटी? ये बहुत आसान चीज है, कंडीशनल, ठीक है। अब यहां से इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट हो रही है। क्या हेडिंग है? प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है। एकदम फोकस्ड, नेक्स्ट 10 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। देखो अब यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ इवेंट्स की बात करो, तो देखो जैसे हम यहां पर P(E1)/E2 को अभी जस्ट हम सीखे, क्या लिख सकते हैं? लास्ट रो ध्यान दो, P(E1)/E2 को हम क्या लिख सकते हैं? नीचे P(E2) और ऊपर P(E1) इंटरसेक्शन E2, ठीक है ना। फोकस, है ना। अब इसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि मैं इसको लिख दूं P(E1) इंटरसेक्शन E2, है ना, इक्वल्स टू P(E1)/E2 इंटू P(E2), P(E1)/E2 इंटू P(E2), या फिर मेरा मन किया तो मैं यहां पर ये P(E2)/E1 को लिख सकता हूं P(E1) इंटरसेक्शन E2 और अपॉन P(E1). तो मैं यहां से P(E1) इंटरसेक्शन E2 को लिख सकता हूं क्या? तो P(E2)/E1 इंटू P(E1), ठीक है ना। अब देखो इसको मैं अब अपने
हिसाब से मोल्ड करूंगा, पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। अब मान लो कोई आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें सीरीज ऑफ एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, काइंड ऑफ सीरीज ऑफ एक्टिविटी क्या हो रही है कि मान लो, अरे ध्यान दो, फोकस लूज है तुम्हारा। देखो सीरीज ऑफ एक्टिविटी क्या हो रही है, मान लो कि 2 बैग्स यहां रखे हैं, ठीक है ना, 2 बैग्स यहां रखे हैं, है ना, इनमें कुछ कुछ ब्लैक और व्हाइट बॉल्स हैं, दूसरे में भी कुछ कुछ ब्लैक और व्हाइट बॉल्स हैं, ठीक है ना। तो मैं यहां पर एक बॉल से एक व्हाइट, या चलो अभी और इजी करते हैं, छोड़ो अभी एक ही बैग लेते हैं। एक बैग में मान लो कि 5 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल्स है ना। मैंने इसमें से एक बॉल निकाला, ठीक है ना, और इसका कलर देखा। अब इसको वापस नहीं रख रहा और एक और बॉल निकाल रहा हूं, है ना। अब मैंने कहा कि इसकी क्या प्रायोरिटी है कि फर्स्ट जो निकाला आपने वो व्हाइट था, सेकंड जो निकाला वो ब्लैक है, ठीक है। तो देखो एक सीरीज ऑफ एक्टिविटी हो रही है ना। तो अब देखो इस लाल गोले को मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ूंगा कि फर्स्ट में व्हाइट का आना एंड सेकंड में ब्लैक का आना। किस लोग बात समझ चुके हो? फिर से सुनो, फर्स्ट में व्हाइट का आना एंड सेकंड में ब्लैक का आना को हम लिख सकते हैं फर्स्ट में व्हाइट का आना इनटू सेकंड में ब्लैक का आना, जबकि हमें पता है कि एक व्हाइट जा चुका है। हरी बात समझे? तो यहां से पता है एक बहुत ही पावरफुल चीज आप सीखे, है ना, चीजों को साइमल्टेनियसली अकर कराना इनटू के हेल्प से, ठीक है ना। सीरीज ऑफ एक्टिविटी 2 हो रही है, 3 हो रही है, 4 हो रही है, मस्त एकदम निपटता चला जाएगा। मतलब क्या सीखा आपने पता है, जैसे आपको मान लो चाहिए साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ E1 एंड E2, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ध्यान दो अकरेंस ऑफ E1। अच्छा मान के चल रहे हैं लोअर सफिक्स कम का मतलब वो पहले हुआ है, मतलब E1 पहले हुआ है फिर E2 हुआ है, तो आप इसको लिख पाओगे अकरेंस ऑफ E1 इनटू अकरेंस ऑफ E2 व्हेन E1 हैज अकर्ड। 3 के एक्टिविटी हो गई, 3 सीरीज ऑफ एक्टिविटी है, और आपको चाहिए E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, ठीक है ना। तो आप अगर ये अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो पता है इसको कैसे टैकल करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E1 इनटू probability of occurrence of E2 when E1 has occurred into probability of occurrence of E3 when E1 and E2 has occurred, when E1 and E2 has occurred and so on, 3 का 4 का 5 का जितना चाहो कर सकते, है ना। तो मैं जो कह रहा था कि नेक्स्ट 10 मिनट्स इंपॉर्टेंट है, वो स्टार्ट होता है यहां से, ठीक है। इसमें हम 2 काम करेंगे। एक्चुअली कई सारी चीजें जो होती हैं, जो प्रोबेबिलिटी की आगे की थ्योरी है, अगर हमारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो तो वो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी से भी सॉल्व होती है ना। बट ऐसा कोई हम एम लेके नहीं चलेंगे कि नहीं मुझे सबको एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करना सीखना ही है ना। हाँ, बट हमें तालमेल बिठाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये तालमेल यहां से हम बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान समझना, नहीं समझ आए तो तुरंत वहां रोकना। जैसे यहां पे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस एंड एन एस, ड्रॉइंग एन एस एंड एन एस इन 2 सक्सेसिव ड्रॉज फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रीवियस कार्ड्स। अब देखो मुझे जो यहां चाहिए वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, PA1 इंटरसेक्शन A2, मतलब फर्स्ट में एस आना एंड सेकंड में एस आना। 1 और 2 डिनोट कर रहा है कौन सा ड्रॉ, पहला की दूसरा। अरे ध्यान दो, ठीक है। तो अभी जो आप समझे उसके हिसाब से इसको आप लिखोगे, अभी जो आप समझे उसके हिसाब से आप इसको लिखोगे। फर्स्ट ड्रॉ में एस का आना
एंड सेकेंड ड्रॉ में एस का आना जबकि पता है कि फर्स्ट ड्रॉ में एक एस आया है ना। और अब देखो आप इसका आंसर लिख पा रहे हो, फर्स्ट ड्रॉ में एस का आना यानी कि 4/52 इनटू सेकेंड में एस का आना जबकि हमें पता है एक एस जा चुका है, तो देखो टोटल भाई चेंज हो गया है एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन को मैं एक ऑल्टरनेट तरीके से करता हूं, है ना। सेम क्वेश्चन को मैं एक ऑल्टरनेट तरीके से करता हूं। जरा सोचो कि क्या, अरे ध्यान दो, पहले थॉट्स मत रखो, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट है कि पैक ऑफ कार्ड्स है, ठीक है ना, जिससे आप एक कार्ड निकाल रहे हो एंड बिना उसको रिप्लेस करे दूसरा कार्ड निकाल रहे हो, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों एस है ना। तो हमने इसको ऐसा कन्वर्ट किया कि जब ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है तो देखा जाए तो अल्टीमेटली यहां दो कार्ड्स रखे हुए, यहां पे दो कार्ड्स रखे हुए हैं। तो हम इसको सेम क्वेश्चन को ऐसे भी डील कर सकते हैं कि सैंपल स्पेस तो ले ले 52C2, है ना, और फेवरेबल क्या है कि भाई दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, एस होने चाहिए, तो ऊपर ले ले और देखो आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब सुनो, अब यहीं पे मान लो फॉर एग्जांपल आपको यहां क्वेश्चन कहता फर्स्ट में एस एंड सेकंड में किंग, ठीक है, फर्स्ट में एस एंड सेकंड में किंग, मान लो ऐसा कहता, चलो इसको ब्लू से लिखिए, मान लो ऐसा कहता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पहले में एस आया और दूसरे में किंग आया, ठीक है ना। तो अब आप यहां पर पहले तो साइमल्टेनियस अकरेंस वाले फंडे से लिखो इसको, अरे फोकस्ड, तो क्या लिखोगे इसको, फर्स्ट में एस का आना एंड सेकंड में किंग का आना जबकि पता है एक एस आ चुका है ना। अच्छा, ये मेथड फ्लॉलेस है ना, बट हम दोनों में तालमेल चाह रहे हैं, इसका फायदा पहुंचेगा, ठीक है ना। अभी तो पहले वो तालमेल सीखते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, आपने फर्स्ट में एस लिया 4/52 इनटू सेकेंड में एस जबकि आपको पता है एक, सेकेंड में किंग जबकि आपको पता है एक एस जा चुका है, तो 51 ऊपर स्टिल 4, ठीक है। अब देखो, अब आपने इसी को ऑल्टरनेट मेथड से करना शुरू किया, है ना, और ऑल्टरनेट मेथड से करना शुरू किया तो आपने कहा कि सर अल्टीमेटली हाथ में तो दो कार्ड्स ही आ रहे हैं, तो मैं नीचे कर देता हूं 52C2, ठीक है, और ऊपर कर देता हूं 4C1 इंटू 4C1, ठीक है ना। अब ये गलत हो गया, ठीक है ना। तो ये समझना है ऊपर गलत क्यों नहीं हुआ, यहां क्यों गलत हो रहा है। तो एक्चुअली यहां पे ऊपर गलत इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों बार हम AC निकाल रहे थे। अगर आप इसको सीरीज ऑफ एक्टिविटी से कनेक्ट करो तो यहां आपने दो प्रोबेबिलिटीज एक साथ कैलकुलेट करी, दैट इज A1 इंटरसेक्शन K2 और K1 इंटरसेक्शन, कितने लोग एकदम सुपर क्लियर, सोच के देखो ना। यहां पे इसमें क्या हुआ, आपने कहा एक एस एक किंग, तो वो दोनों शामिल हो गया ना इसमें कि पहली बार में एस का आना और दूसरी बार में किंग का आना, या फिर पहली बार में किंग का आना और दूसरी बार में एस का आना। तो बोलोगे सर पीछे क्यों आंसर आ गया, क्योंकि दोनों एस था तो वहां पॉसिबिलिटी दो थी ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो अगर ये क्लैरिटी है तो फिर इसके थ्रू हम आंसर को कैसे निकाल सकते हैं, तो देयरफॉर आंसर हम क्या बोलेंगे कि 4C1 इंटू 4C1 अपॉन 52C2 इंटू हाफ, क्योंकि दोनों बार प्रोबेबिलिटीज तो सेम ही आई, है ना। तो अब बताओ, यहां से हम पता है क्या सीखे कि अगर ऑर्डर ऑफ विड्रॉल मेंशन्ड है तो आप इनटू के थ्रू जाइए, है ना। ऑर्डर ऑफ विड्रॉल मेंशन्ड नहीं है तो ये बेस्ट है। अब ये बात समझ आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
चलो तो अब फास्ट फास्ट करते हैं। कह रहा है 2 balls are drawn 1 by 1 without replacement. Find the probability that first drawn ball is white and second is black. जहां एक्सपेरिमेंट क्या है, एक बैग में 4 ब्लैक बॉल और 5 व्हाइट बॉल्स है। पेन में चलो, पेन में अभी रुको, मैं सोचने का टाइम दूंगा जो अच्छा होगा उसमें। 2 balls are drawn 1 by 1 without replacement. Find the probability that first drawn ball is white and second is black. ठीक है ना, तो ये आपको कहना चाह रहा है W1 इंटरसेक्शन B2, है ना। तो अब ऑर्डर मेंशन्ड है तो क्या बेटर है, इंटू 1, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, सीधा मैं लिखूं अब फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, तो क्या हो गया 5/9 एंड सेकेंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, जबकि एक व्हाइट जा चुका है 4/8, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, यहां पर थोड़ा डेटा मैं चेंज करता हूं, रुको इसका डेटा चेंज करता हूं, इसको 3 कर देता हूं, तो वो उस वैल्यू की भी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। देखो अब यहां पे अगर करें तो फर्स्ट में वाइट, तो फर्स्ट में वाइट क्या हो गया 5/8, है ना, एंड सेकेंड में ब्लैक, जबकि फर्स्ट में वाइट जा चुका है। क्यों चेंज किया समझ आए, वो ऐसे दोनों केस में 4 ही आता है, ठीक है ना। अब देखो, अब कह रहा है बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। अच्छा, अगर हम यहां इंटरेस्टेड हैं एलिमेंट्री प्रॉपर्टी से करने में, तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी से करने का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे ऑल्टरनेट। अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो आप यहां क्या करोगे, नीचे 8C2, ठीक है ना, ऊपर 5C1 इंटू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। और बेटर क्या है, इससे ज़्यादा अच्छा है हम इसको ऐसे फील करके रखते हैं, है ना। नहीं चुप, है ना, ये और क्लैरिटी है, ये दोनों बातों को एक साथ दे रहा है, ठीक है ना। अब जैसे यहां कहा बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, तो बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, तो यहां पे अगर सीरीज ऑफ एक्टिविटी से करें तो हमें ये दोनों चाहिए, नहीं समझ आए। तो यहां पर इसका इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा क्या हो जाए बताओ, 8C2 3C1, ठीक है। 3 वाले पे अब घुसते हैं, है ना। तो जैसे यहां कह रहा है एक बैग है, देखो सिनेरियो क्या है, एक बैग है जिसमें 5 व्हाइट 3 ब्लैक और 4 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। कह रहा है 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर ऑफ डिफरेंट कलर। अब आप सोचो, यहां पर अगर सीरीज ऑफ एक्टिविटी से करो तो उनके सारे रोटेशन काउंट करना होगा, जबकि एक्सपेरिमेंट क्या है, बारी बारी से निकाल रहे हो, है ना। तो यहां वो अल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा बेटर होगा। आप यहां पर सीधा इसका आंसर क्या करोगे, इसका आंसर करोगे क्या, मतलब बेसिकली P इक्वल्स टू, नीचे क्या बोलोगे 12C3, है ना, और ऊपर क्या हो जाएगा 5C1। और अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो ये 6 चीजों का कॉम्बिनेशन है, क्या, P W1 B2 R3 प्लस P W1 R2 B3 एंड कितने टाइम्स, 6 नहीं बोला है मैंने, क्या बोला 3 फैक्टर, जितने बार वो रोटेशन हो रहा था। और हर बार वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी, वैल्यू सारी सेम आएगी, ठीक है ना। अब जैसे कह रहा है फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट एंड सेकेंड एंड थर्ड इज रेड, तो ये ज्यादा बेटर क्या है ना, इसके थ्रू जाना, सीरीज ऑफ एक्टिविटी। तो अब जैसे इसके लिए आंसर आप क्या बोलोगे, नहीं पहले लिखते हैं ना, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट एंड सेकेंड थर्ड रेड, यानी कि R2 R3। तो फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, तो क्या हो गया 5/12 इंटू 4/11 इंटू 3/10। 2 बॉल्स आर व्हाइट एंड 1 इज रेड, यहां बेटर हो जाएगा एलिमेंट्री प्रॉपर्टी के थ्रू जाना। इसका आंसर आप क्या बोलोगे, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगा क्या, नीचे 12C3, 2 balls are white मतलब एंड
4C1। और अगर आप बात समझे तो ये कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। क्या है? W1 R2 R3 प्लस, सर W1 हाँ तो अच्छा 2 वाइट है ना, ठीक है W1 W2 R3 W1 R2 W3 और R1 है ना। और ये यहाँ कितनी बार आए, इसको हम ऐसा कह सकते हैं 3 फैक्टोरियल बाई, है ना। तो ये जो मैं तालमेल बिठा के दिखा रहा हूं आपको, इसको एकदम सुपर क्लियर रखना है, तो अपने आप समझ आएगा कहां इनटू से चले, कहां इसको कन्वर्ट कर ले, ठीक है ना। अब जैसे देखो यहां पे ये कह रहा है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स ऑल फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड, 4 कार्ड्स आर रैंडमली ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ डिफरेंट सूट एंड डिफरेंट डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन मतलब टाइप ऑफ कार्ड, है ना, मतलब सूट भी बदल जाए और टाइप ऑफ कार्ड भी बदल जाए। मतलब अगर एक बार हमने 2 स्पेड का 2 उठा लिया तो अब आगे ना कोई 2 उठेगा ना ही स्पेड उठेगा, ठीक है। अब यहां पे मैं 30 सेकंड पॉज, ठीक है। देखो अब यहां पर मैं इसको आपको 2 तरीके से करके दिखाता हूं, पहले इनटू वाले तरीके से, ठीक है। तो जरा देखो, तो अगर हम इनटू वाले तरीके पे जाएंगे, मतलब एक किया फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे ध्यान दो। तो पहली बार जब हम कर रहे हैं तो 40/40 कोई भी उठा लो, अरे पहली बार में कोई सा भी उठा। अच्छा सीन क्या था? सारे फेस कार्ड्स रिमूव्ड है, तो यही तो सिनेरियो है, ठीक है ना। अब देखो सारे फेस कार्ड्स मतलब टोटल फेस कार्ड्स कितने थे? 12। तो 52 में से आपने 12 हटा दिए तो कितने बचे? 40, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर 40/40 एंड अब हम सेकेंड कार्ड निकाल रहे हैं जबकि हमें पता है एक जा चुका है ना। तो अब मान लो फॉर एग्जांपल स्पेड का 2 गया, स्पेड का 2 गया, तो अब आप देखो स्पेड भी रिजेक्टेड, आगे के लिए स्पेड भी रिजेक्टेड और सबके 2 भी रिजेक्टेड, ठीक है। तो अब आप देखो अगली बार के लिए नीचे तो 39 ही रहेगा, है ना। और अब क्या रहा? तो क्या हो जाएगा? 27 9, ठीक है ना। अब फिर अब क्या है, जब तीसरे पे आ रहे हैं जबकि हमें पता है 2 काम हो चुका है, तो 2 काम हो चुका है तो मान लो अब यहां से हमने डायमंड का 3 उठाया तो डायमंड भी रिजेक्ट हो गया और सब में से 3 गायब हो गया, ठीक है ना। तो सब में से 3 गायब हो गया, तो अब देखो यहां पर नीचे क्या लिखोगे? 38, ठीक है। और ऊपर की बात करेंगे तो कितने हो गए? 16, है ना। फिर अब जब चौथी एक्टिविटी की बात करोगे, है ना, तो क्या है? आपको पता है कि 3 जा चुके हैं, ठीक है ना। तो 3 जा चुके, तो मान लो कि इस बार हमने क्लब का 10 लिया तो क्लब भी रिजेक्ट और 10 भी रिजेक्ट, है ना। तो अब हमें क्या दिख रहा है? और ऊपर, है ना। तो ये जो इनटू वाली बात है ये बहुत पावरफुल चीज, ठीक है ना, और एरर फ्री, है ना। लेकिन दोनों में तालमेल चाहिए। कई बार मतलब पता चला इनटू वाले पे रिलाई कर दो, वो कई सारे कॉम्बिनेशन ले लेगा, है ना। अब देखो इसी को अगर सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से करें, सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या हुआ कि अपने पास टोटल कितने कार्ड्स हैं? 40 और हमें 4 लेना है। तो अगर मैं इसको सीधा एलिमेंट्री प्रॉपर्टी से करना चाहूं, ऑल्टरनेट, ठीक है ना, तो यहां पर सैंपल स्पेस तो क्या हो गया? 40C4, ठीक है। अब सुना मेरी बात, अब सुनो। अब ऊपर की जब बात करेंगे, ठीक है ना, तो आप देखो कहीं से भी स्टार्ट लो, किसी भी गोले से, है ना, और उसका कोई एक उठा लो, नहीं, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? 10C1 से आपने कोई भी एक उठा लिया, ठीक है ना, तो जिसको उठाया वो सब जगह से गायब है। अब फिर नेक्स्ट किसी भी लॉट से उठा लो, ठीक है। अब जिसको उठाया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला बाकी लॉट से उड़ गया। फिर कितने लोग अभी सोच लिए थे? बढ़िया, ठीक है ना। तो यहां पे आके हमें
ये तालमेल समझ में आने लगा कि अच्छा ठीक है, हम इनटू वाले तरीके से कर रहे हैं, है ना, और एलिमेंट्री कर रहे हैं, तो क्या रिलेशन है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे जस्ट आज इंट्रोड्यूस करता हूं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात हो रही है ना। तो इसका एकदम बेसिक आइडिया यही होगा कि दो इवेंट्स हैं, है ना, और आपको पकड़ना है कि ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो अगर एक का अकरेंस दूसरे के अकरेंस या नॉन अकरेंस को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है ना, तो ऐसे दो इवेंट्स को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। देखो क्या लिखा हुआ, टू इवेंट्स E1 and E2 आर सेड टू बी द इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द अदर, है ना। अब इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल, मान लो कि ये जो बैग वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे, ध्यान दो। अब मान लो हमने बैग में से एक बॉल निकाला और उसका कलर नोट करके वापस बैग में डाल दिया, है ना। अब अगली बार जब हम कुछ कर रहे हैं तो चूंकि बॉल को हमने वापस रख दिया है, तो पिछला जो इवेंट था उसने नेक्स्ट इवेंट को तो डिस्टर्ब करा ही, तो पिछले इवेंट का अकरेंस अगले को परेशान नहीं किया। तो ऐसे इवेंट्स क्या कहला रहे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है ना। तो अब अगर आप बात समझ रहे हो तो यहां पे जरा देखो तो कि मैं अगर मान लो मैं कहता हूं लेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, लेट ए एंड बी क्या, E1 E2, लेट E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, लेट E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है ना। तो अगर E1 E2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो जरा सोचो, देन हम PE1 ऑब्लिक E2 बोले या PE1 बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप E1 ऑब्लिक E2 को पढ़ते क्या हो, अकरेंस ऑफ E1 व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो अगर मैं कह रहा हूं कि E2 का अकरेंस E1 को अफेक्ट कर ही नहीं रहा, तो आप ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। या फिर मान लो लिखा हुआ है E2 ऑब्लिक E1, तो आप इसको क्या लिखोगे, PE2, है ना। तो इसका मतलब यहां से जरा देखो तो अभी जस्ट हम साइमल्टेनियस अकरेंस का एक तरीका पढ़े थे कि हम PE1 लिख देंगे और PE1 के बाद इसको लिख देंगे E2 ऑब्लिक E1। ध्यान दो, ठीक है। अब E2 ऑब्लिक E1 इज एक्चुअली E2, है ना। तो यहां से हमें क्या दिखा, P1 इंटू P2, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो उनका साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट से, ठीक है ना। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, अब मान लो आपके सामने मैंने एक सिनेरियो रखा कि थ्रोइंग ऑफ अ डाइस में 6 का आना, है ना, और टॉसिंग ऑफ अ कॉइन में हेड का आना, एक सिनेरियो रखा, है ना। मतलब एक डाइस थ्रो हो रहा है, एक कॉइन टॉस हो रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस शोज 6 एंड कॉइन शोज हेड, है ना। तो आपको तुरंत दिखा कि अरे डाइस पे क्या आ रहा है, उसका कॉइन पे क्या आ रहा है, उससे तो कोई लेना देना है नहीं। तुरंत आपने यहां इसका फॉर्मूला क्या सेट किया कि भाई PE1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल्स टू PE1 इंटू P2। अब PE1 मतलब डाइस पे 6 का आना, यानी कि 1/6 इंटू कॉइन पे हेड का आना 1/2, एंड आंसर इज 1/12। बोलो, ठीक है। अब लेकिन अब एक चीज सुनो, मैंने आपको कहा कि ध्यान सुना, एक डाइस थ्रो हो रहा है ना। तो इन अ थ्रोइंग ऑफ अ डाइस एक इवेंट लेते हैं हम E1 इवेंट लेते हैं कि डाइस शोज अ कंपोजिट फेस, डाइस शोज अ कंपोजिट फेस, और एक इवेंट लेते हैं E2, डाइस शोज एन इवन नंबर,
ठीक है, डाइस शोज अ कॉम्पोजिट फेस, अरे ध्यान दो, एंड दूसरा बोल रहे हैं डाइस शोज एन इवन नंबर, ठीक है ना। और अब मैंने आपसे यहाँ बोला एक्सपेरिमेंट क्या था, हमने डाइस को थ्रो कर दिया, उसमें ये दो इवेंट्स E1 और E2 की बात हो रही है। तो अब मैंने आपसे बोला कि बताओ तो कि E1 और E2 इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। E1 और E2 इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है ना। क्या जवाब दे रहे हो? कितने लोग इंडिपेंडेंट पे हाथ उठा रहे हो और कितने लोग डिपेंडेंट पे? सब बेवकूफ बन रहे। कैसे डिसाइड किया? चुप, जरा देखो तो पिछला जो, नहीं अरे रुको रुको, कुछ मत बोलो। पिछला जो था एग्जाम्पल जिसमें डाइस थ्रो कर रहे थे और कॉइन टॉस कर रहे थे, तो वहां एक्सपेरिमेंटल सेटअप 2 था। तो वो एक्सपेरिमेंट को करके आपको विजुअलाइज हुआ कि एक का दूसरे पर इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। यहां मेरा जो क्वेश्चन था उसमें काम तो आपने एक ही बार किया, थ्रोइंग ऑफ अ डाइस। तो आपको कैसे पता कि E1 का इफेक्ट E2 पर आएगा कि नहीं? किलो बात समझ गए? देख के तो इसको बताया ही नहीं जा सकता। हाँ, मैं मान लो बोलूं कि एक बैग है जिसमें कुछ व्हाइट कुछ ब्लैक बॉल्स है, एक बॉल निकाला मैंने, उसका कलर नोट किया, वापस डाल दिया, और अब एक और बॉल निकाल रहा हूं। तो यहां कोई भी 2 इवेंट की बात होगी, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल सेटअप 2 है। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने एक बॉल निकाला है ना, और वापस एक बॉल निकाला, अब पहले वाले में कुछ होना, दूसरे वाले में कुछ होना, दे आर डिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि आप 2 बार करके देख रहे हो और वो करके देखने में आपको पकड़ में आ रहा है कि फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप 1 है तो आपको कैसे पता चलेगा, है ना। तो अब देखो कैसे फ्रेम होता है। तो कभी भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप 2 होगा तो आपसे कभी पूछेगा ही नहीं कि इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। ये तो हलवा चीज हो गया ना, आप तो करके कंडक्ट करके माइंड में बता दोगे कि डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। हाँ, एक्सपेरिमेंटल सेटअप 1 होगा तब आपको उसके अंदर ही किसी 2 इवेंट पे ये बहस कर सकता है कि दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला से चेक करने की चीज है। कितने लोग बात समझ चुके हो? वो फॉर्मूला यही है ना। तो यहां से अब आपके सामने एक बात मैं रख रहा हूं कि P(E1) इंटरसेक्शन E2, अब ये सबसे काम की चीज है, P(E1) इंटरसेक्शन E2 है ना, इक्वल्स टू P(E1) इंटू P(E2) implies and is implied upon E1 and E2 are independent events. क्लैरिटी आई क्या सबको? अरे बोलो ना, हाँ या ना। क्या क्लैरिटी आई कि इसका मतलब क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होगा? ठीक है, अगर 2 अलग एक्सपेरिमेंट के इवेंट्स का जिक्र हो रहा है तो वहां आपसे सीधा उनका साइमल्टेनियस अकरेंस पूछेगा और आप निकालोगे कैसे? उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट से। हाँ, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक ही होगा और उसके अंदर घुस के 2 इवेंट्स की बात हो रही होगी तो वहां आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो अब जैसे मेरा जो अभी एग्जांपल था कॉम्पोजिट वाला और इवन वाला, उसमें क्या करना है, आपको 3 चीजें निकालनी होंगी। क्या? एक तो कॉम्पोजिट का आना। अब कॉम्पोजिट का आना कितना हो गया बताओ? 2/6, 2/6। इवन का आना 3/6। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1/6, और अब इनका साइमल्टेनियस अकरेंस निकालो कि कॉम्पोजिट का आना एंड है ना इवन का आना। तो इवन और कॉम्पोजिट 2/6 है ना। अब देखो कि क्या वो इनटू इसके बराबर है। अगर है तो आप बोलोगे दे आर इंडिपेंडेंट, नहीं है तो आप बोलोगे दे आर डिपेंडेंट। नॉन इंडिपेंडेंट क्या? चलो इसको नेक्स्ट डे कंटिन्यू।